है एवरीवन। आप सुन रहे कहानी माफिया किंग मेरे यानी कि दिव्या सिंह चाहत के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 41। मानव के मुंह से अब तक अपनी माँ सलोनी कोहली की सच्चाई जानकर काव्या हैरान थी, लेकिन अभी भी वह थोड़ी कंफ्यूज भी नजर आ रही थी। जैसे अभी भी उसके मन में कुछ सवाल हो जिनका जवाब उसे जानना था। मानो, क्या सच में मेरी माँ को ये नहीं मालूम कि मैं यानी कि उनकी बेटी जिंदा है? जिसके जवाब में मानो खामोश था, क्योंकि उसके पास भी शायद काव्या की इन बातों का कोई जवाब नहीं था। जिसे देख काव्या ने भी एक लंबी सांस बाहर छोड़ते हुए जैसे इन बातों को भुलाने के साथ आगे कहा, लेकिन अब तक मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जब सालों पहले यशवर्धन ठाकरे के बेटों ने खुद सलोनी कोहली के खिलाफ साजिश रचा था, फिर वो सभी साथ में कैसे हो सकते हैं? जबकि उस वक्त उन्होंने जो भी किया था वैसे में तो उन्हें एक दूसरे का दुश्मन होना चाहिए था, क्योंकि यशवर्धन ठाकरे के उन बेटों की वजह से ही सलोनी कोहली ने अपनी मां को खोया था। तो कहीं इस सच्चाई से अभी भी सलोनी कोहली भी तो अनजान नहीं है। अपनी बातों को कहते हुए काव्या की नज़र जैसे ही मानव की तरफ गई थी, मानव को खुद की तरफ एकटक घूरते हुए पाकर उसने आगे कहा, वो तो बस यूं ही मन में सवाल आया था। खैर, लगता है कि अब मुझे भी थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए। इतना कहते हुए काव्या ने लेटना चाहा था, लेकिन पेट में लगे घाव की वजह से उसके चेहरे पर हल्की सिकन की लकीरें साफ उभर आई थी, जिसे देख मानो काफ़ी जल्दबाजी में अपनी जगह से खड़े होते हुए काव्या के पीछे अपना हाथ लगा दिया था ताकि वो आराम से लेट सके, जिसकी वजह से काव्या को भी राहत मिल गया था। लेकिन इसके साथ ही उसके होठों पर हल्की मुस्कान भी फैल चुकी थी। मानो, क्या सभी माफिया ऐसे ही होते हैं? काव्या ने कहा, जहाँ इस वक्त मानो की एक हथेली उसके सिर के पीछे था। इस वजह से मानो का चेहरा भी ठीक उसके चेहरे के ऊपर ही था। लेकिन उसकी बातों को सुन मानो की भवें तन चुकी थी, जिसे देख एक तिरछी मुस्कान के साथ काव्या ने आगे कहा, अगर ऐसे होते हैं तो फिर मुझे लगता है कि हर लड़की को अपना बॉयफ्रेंड, इनफैक्ट अपना हस्बैंड भी माफिया या अंडरवर्ल्ड वालों को ही चूज करना चाहिए। तुम्हें डर नहीं लग रहा? अब तक मानो भी काव्या के बगल में ही बैठते हुए कहा। साथ ही उसकी एक हथेली अभी भी काव्या के सिर के पीछे था, तो वही दूसरे हाथ की उंगलियां अब तक काव्या के बालों में घूमती हुई नजर आ रही थी। तभी उसकी बातों को सुन काव्या के होठों पर अब तक हल्की हंसी फैल चुकी थी। मानो, माफिया किंग की बीवी के डरने का मतलब भी समझते हो? एनीवेज, जब मैं अपने हस्बैंड से नहीं डरती, फिर मुझे उन छोटे मोटे माफियाओं से क्या ही डर लगेगा। इतना कहते हुए अब तक काव्या ने अपने दोनों बाजुओं को मानो के गले में फंसा लिया था। जहाँ उसकी बातों को सुन मानो एक बार फिर से हैरान था, तो वही काव्या भी अचानक से काफ़ी सीरियस नजर आने लगी थी। मानो, उस दिन दिल्ली आते वक्त तुमने जो कहा था, क्या वो सच था? क्या सच में तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो जितना कि मैं तुमसे करती हूँ? काव्या ने कहा। लेकिन मानो उसके इन बातों को सुनकर अब तक किसी सोच में पड़ चुका था, या शायद जैसे वो उस पल के बारे में सोच रहा हो जब उसने काव्या के सामने अपने दिल की बात रखी थी। तो वही काव्या जिसकी नज़रें एकटक मानव के ऊपर ही टिकी हुई थी, मानव को किसी सोच में देख थोड़ी विचलित सी नजर आने लगी थी। क्या हुआ मानव? उस दिन तुमने जो भी कहा था वो बातें सब सच था ना बेबी गर्ल? लेकिन मानो इसके आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही एक वाइब्रेशन के साथ उसका फ़ोन बज उठा था। यहाँ तक कि स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखते ही मानो वापस से अपनी जगह पर सीधा बैठ चुका था। साथ ही उस फ़ोन कॉल को आंसर करते ही उसका चेहरा पहले से काफ़ी सख्त भी नज़र आने लगा था। ओके, आई एम कमिंग, काफ़ी सख्ती के साथ इतना कहते हुए मानो वापस से अपनी जगह पर खड़ा हुआ ही था कि तभी उसकी कलाई को पकड़ते हुए काव्या ने उसे वहाँ से जाने से रोक भी दिया था। मानो, अगर वो सच था तो फिर उस दिन मेरे साथ इतनी दर्दनाकी से क्यों पेश आए थे?
मुझसे उस तरह से शादी करना, अपने घर लाना और फिर उसके बाद। इतना कहते हुए काव्या अचानक से चुप हो गई थी, लेकिन अपनी बातों के साथ ही इस वक्त उसके चेहरे पर हल्की सिकन, तो वही आंखों में एक नमी सी भी तैर चुकी थी। शायद पिछले बीते वक्त में के उन बातों को याद करते हुए काव्या इस वक्त काफ़ी भावुक हो चुकी थी। जब वो मानो से पहली बार मिली थी, उस वक्त मानो ने भले ही उसके भाई और उसके गलत इरादों से उसे बचाया था, लेकिन उस दिन, उस रात, यहाँ तक आने वाले कुछ दिनों तक मानो भी उसके साथ काफ़ी सख्ती से ही पेश आया था। वही अब मानो के मुंह से यह जानकर कि वो भी काव्या को पसंद करता है, उससे प्यार करता है, काव्या के मन में इस वक्त यह सवाल पैदा हो चुका था कि तो फिर मानो ने उस वक्त उसके साथ ऐसा क्यों किया था। लेकिन मानो, जो इस वक्त काफ़ी सख्त नजर आ रहा था, उसी सख्ती में ही काव्या के हाथों को झटकते हुए वहाँ से काफ़ी जल्दबाजी में बाहर निकल गया था, जिसे देख काव्या काफ़ी ज़्यादा चौंक सी गई थी कि अचानक से मानो को क्या हुआ। अभी कुछ क्षण पहले तक तो वो उसके साथ काफ़ी नॉर्मल बिहेव कर रहा था, फिर अचानक से वो उसके साथ इतनी सख्ती से क्यों पेश आया था। इन बातों को सोचते हुए अब तक काव्या की आंखें छलक आई थी, जैसे उसे भी मानो का प्यार अब तक बस एक दिखावा नजर आने लगा था। लेकिन इस वक्त इस बात से अनजान कि अचानक से मानो इतनी सख्ती में कहाँ गया है। तो उधर दूसरी तरफ काव्या के रूम से बाहर निकलते ही मानो सामने परेशान नजर आ रहे स्टीव को देख काफ़ी गुस्से में कहा, उसे किसने जाने दिया और तुम लोग यहाँ बैठकर क्या कर रहे थे? उसे जाने से रोका क्यों नहीं? ग्रेट मास्टर, हमने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन इकबाल के ठिकाने का पता चलते ही वो अकेले ही निकल गए, यह कहकर कि आज वो काबली गैंग का सफाया करके ही वापस लौटेंगे। इस वक्त मास्टर भी किसी ज़रूरी काम से वापस मुंबई लौट गया है, इसलिए मजबूरन मुझे आपको इन्फॉर्म करना पड़ा। घबराहट में स्टीव ने अपनी बातों को पूरा किया था, लेकिन मानो ये सुनकर कि इकबाल के ठिकाने का पता चलते ही अगस्त्या अकेले ही काबली गैंग वालों से भिड़ने निकल गया है, मानो उसकी बातों को पूरा सुने बिना ही वहाँ से काफ़ी जल्दबाजी में आगे बढ़ गया था, जिसे देख स्टीव ही अपनी बातों को कहते हुए ही उसके पीछे दौड़ गया था। लेकिन इकबाल के ठिकाने पर जाते ही वह दोनों चौंक भी गए थे, क्योंकि वहाँ इकबाल तो क्या, उसकी परछाई तक नजर नहीं आ रही थी। यहाँ तक कि उसके बाकी आदमियों तक का भी वहाँ कोई नामो निशान नहीं था, जिसे देख स्टीव के चेहरे पर घबराहट साफ नजर आने लगी थी। तभी अपना एक हाथ अपनी कमर पर और दूसरे हाथ से अपने माथे को दबाते हुए कहा, ग्रेट मास्टर, हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसमें इकबाल का यही ठिकाना बताया गया था और लिटिल मास्टर भी यही आने के लिए निकले थे, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल सन्नाटा है, जैसे यहाँ सालों से कोई परिंदा भी पर न मारा हो। जहाँ भी स्टीव ने इतना ही कहा था कि तभी उन्हें किसी के पैरों की आहट सुनाई दी, जैसे कोई उनकी तरफ ही बढ़ते हुए आ रहा हो, जिसे सुन स्टीव के साथ साथ खुद मानो ने भी अपनी गन को संभाल लिया था। लेकिन अगले ही पल वो दोनों चौंक से गए थे, क्योंकि इस वक्त अपनी गन को ताने उनके सामने ही अगस्त्या खड़ा था। तो वही अगस्त्या भी खुद के सामने मानो को देख काफ़ी चौंकते हुए कहा, सेकंड ब्रदर, इस वक्त आप यहाँ? लेकिन वह अपनी बातों को पूरा कर पाता उससे पहले ही माहौल में मानो के थप्पड़ की आवाज़ गूंज उठी थी, जिसके साथ ही अगस्त्या का चेहरा भी एक तरफ झुकते हुए पलकें आपस में कस चुकी थी, जिसे देख स्टीव अपनी जगह पर ही सन्न रह गया था। लेकिन मानो अब तक काफ़ी सख्ती में कहा, स्टीव, इसे हॉस्टल वापस भेजने की तैयारी करो। लेकिन लेकिन सेकंड ब्रदर, इस वक्त मेरी ज़रूरत यहाँ है। अपने एक गाल पर हथेलियों को रखे अगस्त्या इसके आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही मानो की गुस्से से भरी एक नज़र को देखते ही अगस्त्या वापस से अपनी नज़रों को झुकाते हुए चुप हो गया था। तब तक मानो भी वहाँ से बाहर निकल आया था, जिसके पीछे ही स्टीव भी अगस्त्या के बाजुओं पर एक हल्की सी चपत लगाते हुए, जैसे उसे सांत्वना देते हुए
इशारों में ही ये कहना चाह रहा हो। कोई बात नहीं, आखिर वो तुम्हारे बड़े भाई ही तो हैं। एक थप्पड़ जड़ ही दिया तो क्या हो गया, ये सब तो होता ही रहता है। लेकिन अगस्त्या, जो स्टीव के इस सांत्वना से पूरी तरह से चिढ़ा हुआ नजर आ रहा था, खुद के बाजुओं से उसकी हथेलियों को झटकते हुए मानो के पीछे ही चल दिया था, तो वही इस हरकत पर स्टीव भी हल्का मुस्कुराते हुए बस अपने सिर को झटक दिया था। तो उधर दूसरी तरफ इस वक्त दिल्ली में मानो जिस घर में रहकर काव्या का इलाज करवा रहा था, उस घर के अंदर सोफे पर अपने एक पैर को दूसरे पैर के घुटनों पर चढ़ाए बैठा इकबाल खुद के चारों तरफ देखते हुए खून से सनी अपनी गन को साफ करते हुए नजर आ रहा था। वही उसके ठीक सामने ही कुछ आदमी औंधे मुंह फर्श पर लेटे हुए थे। यहाँ तक कि इस वक्त उस फर्श का रंग भी लाल हो चुका था, जैसे फर्श पर औंधे मुंह पड़े उन आदमियों के खूनों से वहाँ के फर्श का रंग लाल हो चुका हो। तभी इकबाल के सामने खड़े होते हुए अमर और सुमित ने कहा, लगता है किसी ने हमें गलत इन्फॉर्मेशन दी है। यहाँ वो मानव सेठ ही तो छोड़ो, उसके वो दोनों भाई, यहाँ तक कि उसके वो दोनों नौकर भी कहीं नजर नहीं आ रहा है। और वो लड़की जिसे हम वास्तव में ढूंढते हुए यहाँ तक आए हैं, वो लड़की मिली या नहीं? घुटनों के ऊपर चढ़ाए अपने दूसरे पैर को नीचे उतारते हुए इकबाल ने गुस्से में कहा था, जहाँ इस वक्त उसके चेहरे पर एक अलग ही क्रूरता नजर आ रही थी। आंखों में एक बदले की आग थी जो शायद मानो के लिए था। लेकिन इस वक्त उसे ऐसे देख सामने खड़े दोनों भाइयों की आवाज़ जैसे हलक से नीचे उतर गई हो। इकबाल की बातों का जवाब देने की बजाय दोनों हक्के बक्के से अवाक खड़े थे कि तभी इकबाल अपने पैरों को पटकते हुए गुस्से में ही अपनी जगह से खड़ा हो चुका था। जवाब क्यों नहीं देते तुम दोनों को? मैं यहाँ इकबाल, मुझे लगता है कि एक बार तुम्हें भी वहाँ चलकर देख लेना चाहिए। लेकिन वो अपनी बातों को पूरा कर पाता उससे पहले ही उनके करीब आते हुए रेशमा ठाकरे ने कहा, जिसकी बातों पर इकबाल की भौहें हल्की सिकुड़ चुकी थी, जैसे वो रेशमा ठाकरे की बातों को समझ न पाया हो कि वो उन्हें क्या दिखाना चाहती हैं। जिसे समझते हुए रेशमा ठाकरे ने भी आगे कहा, यहाँ कोई पेशेंट या फिर कोई जख्मी इंसान रहता है जिसका इस वक्त इलाज चल रहा है। रेशमा ठाकरे का इतना कहना था कि उसकी बातों को सुन वहाँ सभी थोड़े हैरान नजर आने लगे थे। यहाँ कोई मरीज रहता है, लेकिन मानव और उसके भाइयों के अलावा उनके घर में और चौथा कौन है जो बीमार या फिर जख्मी हो सकता है? तभी रेशमा की बातों का जवाब देते हुए अमर ने कहा, जिस पर अभी सब किसी सोच में उलझे हुए थे कि तभी पीछे साथी एक आवाज में उन्हें चौंका दिया था। वो चौथा कोई और नहीं बल्कि वो उस मानव सेठी की पत्नी है जिसे उसने इस पूरे दुनिया की नज़रों में छिपा रखा है। लेकिन वो जख्मी कैसे हो सकती है? सामने ही खड़ी सलोनी कोहली की बातों को सुनते ही इस पर अमर ने भी एक सवाल कर दिया था, जिस पर सलोनी कोहली या फिर बाकी कोई कुछ कहता उससे पहले ही उस कमरे की तरफ बढ़ते हुए इकबाल ने कहा, फिर तो वहाँ जाना बेहद ज़रूरी है। कहीं वो वही तो नहीं जिसकी तलाश मुझे यहाँ तक खींच लाई है? और अगर ऐसा हुआ तो फिर उस मानव सेठी के ऊपर हमारी जीत भी समझ लो कि पक्की है। जिसकी बातों को सुन पीछे खड़े सभी थोड़े से कंफ्यूज नजर आ रहे थे, लेकिन सलोनी कोहली को इकबाल के पीछे जाते देख मजबूरन रेशमा ठाकरे और उसके दोनों देवर भी उनकी तरफ ही बढ़ गए थे। तो उधर दूसरी तरफ मुंबई एक रियल एस्टेट के बिल्डिंग के नीचे अपनी कार को रोकते हुए रणविजय एक नज़र ऊपर आसमान को छूती बिल्डिंग को देख किसी सोच में डूब चुका था, जैसे वो अपने कुछ बीते दिनों को याद कर रहा हो। कुछ महीने पहले
हमेशा की तरह उस दिन भी रणविजय सेठी कोर्ट के अंदर बैठा हुआ काफ़ी सख्त नजर आ रहा था। अपने भाइयों के साथ भले ही उसे हंसते मुस्कुराते या फिर हल्की फुल्की मजाक मस्ती करते हुए देखा गया था, लेकिन बाहरी दुनिया के सामने बिल्कुल वो किसी सख्त नारियल की तरह नजर आ रहा था, जिसके इस बर्ताव से भी ज़्यादातर लोग उसके सामने बात करने में हिचक महसूस करते थे। ठीक उस दिन भी वो कोर्ट रूम के अंदर शांत बैठा सामने रखे फाइल के पन्नों को पलट रहा था कि तभी कोर्ट रूम के अंदर आती हुई अपने विपक्ष लॉयर यानी कि आज की सुनवाई के वक्त उसके खिलाफ अपनी दलीलें रखने वाली थी शिवानी नायक, जिसे एक नज़र देखते ही रणविजय जैसे कहीं खो सा गया था। आज पहली बार उसकी नज़रें किसी शख्स पर थमी थी। आंखों में हल्की चमक थी, लेकिन वही शिवानी उसे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए अपनी जगह पर जा बैठी थी, जिसे देख अनायास ही उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान फैल चुकी थी। लेकिन पूरे सुनवाई के वक्त जिस तरह से शिवानी के पास उसके हर एक दलीलों का तोड़ था, रणविजय के चेहरे की मुस्कान बढ़ती ही जा रही थी। तो वही उस दिन भले ही शिवानी अंत में उससे वो केस हार चुकी थी, लेकिन रणविजय के दिल के एक छोटे से हिस्से में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो चुकी थी। और दूसरी मुलाकात में ही रणविजय ने खुद उसके सामने अपना दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया था। तो वही शिवानी ने भी बिना किसी हिचक के उसके इस बढ़ाए हाथों को थाम लिया था, जैसे उसे भी इसी दिन का इंतजार हो, या फिर रणविजय सेठी से दोस्ती करना, उसके साथ अपनी नज़दीकियां बढ़ाना ही उसका असली मकसद हो। लेकिन उसके बाद से दुनिया के सामने दोनों एक अच्छे दोस्त की तरह उभर कर आ चुके थे। वही शिवानी ने भी दोस्ती के खातिर रणविजय के खिलाफ कोई भी केस ना लड़ लेने का फैसला करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उसके साथ बिताने की कोशिश करने लगी थी। तो उधर रणविजय, जिसे शिवानी नायक से प्यार हो चुका था, एक दिन अपने हाथ में एक डायमंड रिंग को पकड़े उसे एक टक देख ही रहा था कि तभी पीछे से आते हुए मानव ने कहा, आर यू श्योर कि वो लड़की तुम्हारे लिए परफेक्ट है? फर्स्ट ब्रदर, अभी भी वक्त है, एक बार फिर से सोच लीजिए, क्योंकि ये बात यहाँ हम सभी जानते हैं कि शिवानी नायक की असली पहचान क्या है। उसका कनेक्शन उस सामंत गोयल के साथ है, और ऐसे में उसका आपसे मिलना मतलब कि हमारे अगेंस्ट। लेकिन ये बात मेरे दिल के समझ के बाहर है छोटे। मानव के साथ ही खड़ा अगस्त्या अभी अपनी बातों को खत्म कर पाता, उससे पहले ही रणविजय ने कहा, जिसकी बातों को सुन मानव के भवें तन चुकी थी। तो ही अगस्त्या काफ़ी ज़्यादा हैरान नजर आ रहा था। तभी रणविजय भी उस रिंग को वापस से अपने शर्ट के पॉकेट के हवाले करते हुए आगे कहा, डोंट वरी, ये दिल गुस्ताखियाँ कर सकता है, लेकिन ये दिमाग नहीं। बाकी शिवानी नायक के सामने भी दो चॉइस है, या फिर वो इस रिंग से जुड़े एहसासों को एक्सेप्ट कर ले, या फिर। इतना कहते हुए रणविजय वहाँ से आगे बढ़ गया था, लेकिन उसकी आधी अधूरी बातों को सुनकर अगस्त्या के चेहरे पर तिरछी मुस्कान फैल चुकी थी। ब्रो, यू आर ग्रेट। और साथ में एक फ्लाइंग किस भी रणविजय की तरफ उछाल दिया था, जिसे पीछे मुड़ते हुए रणविजय भी अपनी मुट्ठियों में बंद कर हल्का मुस्कुरा दिया था। लेकिन मानव को अभी भी सीरियस देख रणविजय ने कहा, कभी कभी दुश्मनों को मात देने के लिए उनके प्यादों से भी दिल लगी कर लेनी चाहिए मानव सेठी। और वापस से पीछे मुड़ते हुए उस जगह से बाहर निकल गया था। तभी कुछ सोचते हुए मानव ने उतने ही सख्ती में कहा, कहीं ऐसा ना हो कि ये दिल लगी एक दिन खुद के दिल पर ही लग जाए। जिसे सुनने से पहले ही रणविजय वहां से जा चुका था, लेकिन पास खड़ा अगस्त्या इस वक्त मानव को काफ़ी नासमझी में दिखने लगा था, जैसे उसे मानव की बातें समझ में ना आई हों। तो वही कुछ वक्त बीतते ही एक दिन स्टीव ने रणविजय के सामने मानव का दाहिना हाथ बना साहिल गोयल के प्रति शंका जताई थी। उसका यहाँ तक कहना था कि इतने सालों में साहिल
हमारे सामने जो कुछ भी दिखाने की कोशिश कर रहा है, वास्तव में उसे वो सब बस एक फरेब का हिस्सा लगता है। इसलिए स्टीव चाहता था कि एक बार अपने स्तर से साहिल की जांच कर लेनी चाहिए, जिसे रणविजय ने भी सीरियस लेते हुए ये काम खुद स्टीव को ही सौंप दिया था। तो वही बीते कुछ दिनों की बात ही रणविजय के सामने न सिर्फ साहिल की ही सच्चाई आई थी, बल्कि उसके साथ ही उसके सामने उसकी मंगेतर के रूप में शिवानी नायक का भी चेहरा सामने आ चुका था, जो रणविजय के दिल पर एक आघात का काम किया था। लेकिन साहिल की मौत और बीतते वक्त के साथ एक बार फिर से शिवानी ने उसकी ज़िंदगी में आने की कोशिश की थी, जहां इस बार उसने एक झूठी प्रेगनेंसी का सहारा लिया था, जिसे सुन रणविजय भी उसे अपने घर ले आया था। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि रणविजय को उसके इस फेक प्रेगनेंसी की खबर नहीं थी, या वो इस सच से अनजान था, बल्कि वो सब कुछ जानते हुए भी शिवानी को अपने घर ले आया था। यहाँ तक कि उसने उसके और सामंत गोयल के बीच होने वाली बातों को भी सुना था। लेकिन इसके बावजूद भी आज एक बार फिर से वह शिवानी नायक को प्रपोज करने के लिए अपनी रिंग बाहर निकाल चुका था, जिस पर एक नज़र डालते हुए रणविजय ने एक लंबी सांस अंदर की तरफ खींचते हुए अगले ही पल उसे बाहर भी छोड़ दिया था। इस चैप्टर को क्लोज करने का वक्त आ चुका है। फाइनली वो दिन आ चुका है जिसके लिए हम भाइयों ने इतनी मेहनत की थी। अब हमें हमारा हक लेने का वक्त आ चुका है। इतना कहते हुए रणविजय भी तुरंत अपनी कार से बाहर निकलकर सीधे लिफ्ट के अंदर चला गया था, जहां अभी भी वो रिंग उसकी मुट्ठियों में बंद उसके साथ ही चलते हुए उसके फ्लैट के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। लेकिन डोरबेल बजाने की बजाय रणविजय पॉकेट से अपना फ़ोन निकालते हुए कुछ देर तक उन पर अपनी उंगलियों को लगातार दौड़ाता रहा, जैसे वह किसी को कोई मैसेज या फिर कुछ क्षण बाद खुद के साथ होने वाली घटना की वजह से खुद को सिक्योर कर रहा हो। जहाँ कुछ क्षण तक ऐसे ही करने के बाद रणविजय ने अपना फ़ोन एक कोने में फेंक दिया था, जिसके गिरते ही वो फ़ोन टुकड़ों में बढ़ते हुए फैल गया था। लेकिन उसकी परवाह किए बिना उसने अपने फ्लैट के डोरबेल को बजा दिया था, जहाँ कुछ सेकंड्स बाद ही उस दरवाजे को खोलने वाली शिवानी नायक नहीं बल्कि सामंत गोयल थे। अरे मिस्टर सेठी, हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, इसे अपना ही घर समझिए। तो वही रणविजय खुद के फ्लैट के अंदर सामंत गोयल को देख हैरान होने की बजाय हल्का मुस्कुरा रहा था। जी बिल्कुल, आफ्टर ऑल ये मेरा ही तो घर है, कहते हुए वो अंदर आया ही था कि सामने सोफे पर ही शांत बैठी शिवानी को देख उसकी आंखें भी जैसे मुस्कुरा उठी थी। लेकिन वही शिवानी ने अपनी नज़रों को नीचे झुका लिया था, जैसे उसे अपनी गलती पर पछतावा हो, या फिर इतने दिन तक रणविजय को एक धोखे में रखने के लिए शर्मिंदा हो। लेकिन उसे ऐसे देख रणविजय एक नज़र खुद के चारों तरफ देखते हुए थोड़ा हंस दिया था, क्योंकि इस वक्त उस फ्लैट के अंदर उसके अलावा सिर्फ शिवानी या फिर सामंत गोयल ही नहीं बल्कि कुछ और लोग भी थे, जिनके साथ इस वक्त सामंत गोयल उसे गिरफ्तार करने आया था। तभी उनमें से एक शख्स ने आगे बढ़ते हुए कहा, मिस्टर रणविजय सेठी, आपके ऊपर पूरे 36 मर्डर का इल्ज़ाम लगा है, जिसके लिए आपको 36 नहीं ऑफिसर, पूरे 39, क्योंकि उस फाइल में मैंने सिर्फ 36 की ही एंट्री की थी। इसका मतलब ये नहीं कि आप बाकी 3 को नज़रअंदाज कर देंगे। जहाँ रणविजय का इतना कहना था कि सामने बैठे शिवानी ने भी चौंकते हुए अपनी नज़रों को ऊपर उठा लिया था। लेकिन सामने खड़े रणविजय से खुद की नज़रों को मिलते देख वो थोड़ी सकपका सी गई थी। तभी रणविजय ने आगे कहा, या फिर इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों ने अपनी तरफ से कोई जांच पड़ताल ही नहीं की है, मेरे ही काम को अपना काम बताकर बस यहाँ मुंह उठाए चले आए। इतना कहते हुए रणविजय के होठों पर तिरछी मुस्कान फैल चुकी थी। तभी पीछे खड़े सामंत गोयल, जो अब तक उसकी बातों को सुन रहे थे, गुस्से में उसकी टांगों पर मारते हुए चीख उठे थे, हमें कानून सिखाएगा तू? हाँ,
क्रिमिनल कहीं का, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज करने चली और हमें खुद के पीछे पाठ सिखाने बैठ गई। तो वही रणविजय भी सामंत के इस वार से शिवानी के सामने ही घुटनों पर गिर पड़ा था, जिसे देख अचानक से शिवानी भी जैसे चिहुक उठी थी, जैसे रणविजय का इस तरह से गिरना उसे तकलीफ दे रहा था। तो वही रणविजय जिसके होठों की मुस्कान अभी भी बरकरार थी, सामने शिवानी को व्याकुल होते देख कहा, क्या हुआ? जिस चेहरे पर खुशी, जिन आंखों में चमक होनी चाहिए थी, इस वक्त वहाँ व्याकुलता क्यों है? इस वक्त तो तुम्हें खुश होना चाहिए था। आखिरकार तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड साहिल गोयल का खूनी इस वक्त तुम्हारे सामने घुटनों पर बैठा हुआ है, और उससे बड़ी बात कि तुम भी तो यही चाहती थी। फिर इस चेहरे पर जीत की जगह ये मातम क्यों है? जहाँ इस बार रणविजय का इतना कहना था कि शिवानी इस बार काफ़ी ज़्यादा चौंक गई थी, यहाँ तक कि पीछे खड़े सामंत गोयल भी रणविजय की बातों को सुनते हुए सन्न रह गए थे। तभी शिवानी ने हैरानी के साथ साथ एक हकलाती आवाज में कहा, ये तुम्हें कैसे? ये तो मुझे शुरू से ही पता था, लेकिन क्या करें, कमबख्त इस दिल को तुम पहली नज़र में पसंद आ गई थी। फिर उन बातों के साथ मुझे भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ा। आफ्टर ऑल मामला दिल का जो ठहरा। शिवानी की बातों का जवाब देते हुए तुरंत रणविजय ने कहा, जिसे सुन शिवानी अभी भी काफ़ी ज़्यादा हैरान ही नज़र आ रही थी कि तभी रणविजय ने उसके सामने उस रिंग को रखते हुए कहा, एनीवेज, काफ़ी वक्त से इस रिंग के बोझ को ढो रहा हूँ, लेकिन अब जब सब कुछ सामने आ ही गया है तो एक सच ये भी सामने आ जाए तो अच्छा है। मिस शिवानी नायक, विल यू मैरी मी? इस बार रणविजय की बातों को सुनते ही शिवानी के साथ साथ वहाँ मौजूद सभी चौंक गए थे, शायद इस बात से कि इस वक्त रणविजय की जो हालत थी उसके पीछे भी शिवानी का ही हाथ था। लेकिन इसके बावजूद भी रणविजय उससे नाराज़गी जताने की बजाय उसके सामने शादी का प्रपोजल रख रहा है, जो वास्तव में खुद में हैरान कर देने वाली बात थी। तो वही उसकी बातों को सुन इस वक्त शिवानी की नज़रें हैरान खड़े सामंत गोयल पर थी, जिसे देख रणविजय के होठों पर एक बार फिर से हल्की हंसी फैल चुकी थी। तुम अपने एक्स ससुर की परवाह बिल्कुल मत करो, क्योंकि बेटे के जाने के बाद से तो वैसे भी इनके साथ तुम्हारा अब कोई रिश्ता ही नहीं रहा। बाकी ये भी मत सोचना कि मैं भी तुम्हारे एक्स की तरह तुम्हें बीच रास्ते में ही धोखा देकर ऊपर चला जाऊंगा, या फिर मेरा भी हाल कुछ वैसा ही होगा, क्योंकि मैं दूसरों का हाल वैसा करने वालों में से हूँ, और इस बार तो कुछ किस्से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करने वाला हूँ। जहाँ रणविजय का इतना कहना था कि पीछे खड़े सामंत गोयल उसके बालों को अपनी मुट्ठियों में पकड़कर उसे पीछे की तरफ खींचते हुए गुस्से में कुछ कहना ही चाहा था कि उससे पहले ही इस बार गुस्से में रणविजय भी उनके दूसरे हाथ को मरोड़ते हुए पीछे की तरफ धक्का दे दिया था। अपनी औकात मत भूल सामंत, अभी तो तेरा एक हाथ ही घायल हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि इस बार दूसरा हाथ उठाने के तो काबिल ना रहे। जहाँ रणविजय का इतना कहना था कि सामंत गोयल भी अब तक अपनी दूसरी हथेली को पकड़ लिए थे, जो पिछली बार में घायल हुआ था। साथ ही उनके चेहरे पर भी एक दर्द साफ देखने को मिल रहा था। शायद रणविजय ने उनके उसी घायल हाथ पर जोर देकर मरोड़ा था। तो वही बाकी लोग जो हैरानी से बस रणविजय का गुस्सा, उसकी बातों को समझने की कोशिश कर रहे थे कि तभी रणविजय वापस से शिवानी की तरफ मुड़ते हुए उसकी हथेलियों में उस रिंग को रख दिया था। इंतजार करना, मैं जल्दी वापस आऊँगा। और वापस से पीछे मुड़ते हुए सामंत गोयल से कहा, अब चलें? जिसे सुन एक पुलिस वाले ने हथकड़ी निकाल ली थी, लेकिन तभी उसके साथ खड़े दूसरे ऑफिसर ने उसे रोकते हुए रणविजय से कहा, मिस्टर रणविजय। जैसे वो ऑफिसर रणविजय को बिना हथकड़ी के ही वहाँ से चलने के लिए कह रहा हो, क्योंकि इतना कहते हुए वह भी उस फ्लैट से बाहर निकल गया था।
जिसके पीछे ही रणविजय और बाकी भी चल दिए थे। जिसे देख पीछे रह के शिवानी, जिसके चेहरे पर इस वक्त कोई दर्द नहीं था, लेकिन उसकी आंखें अनायास ही छलक आई थीं। तभी अपनी हथेलियों में पकड़े उस रिंग को भी ना जाने क्यों उसने जमीन पर ही पटक दिया था, जो लुढ़कते हुए पास ही रखे दूसरे सोफे के अंदर चली गई थी। उसके जाने से मुझे क्यों तकलीफ हो रहा है, जबकि मैं भी तो यही चाहती थी ना। यहाँ तक कि इसी मकसद के लिए ही तो मैं यहाँ आई थी। फिर मेरी आंखों से ये आंसू क्यों बह रहे हैं? तो उधर दूसरी तरफ इन सारी बातों से अनजान रेशमा ठाकरे वो अपनी माँ सलोनी कोहली की बातों को सुन इकबाल भी उस कमरे के अंदर आ चुका था, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले ही रेशमा ठाकरे ने जिक्र किया था। यानी कि उस कमरे में आ चुका था जिसके अंदर रखे बेड पर काव्या का इलाज चल रहा था, जिसके दोनों तरफ टेबल पर कुछ दवाइयाँ रखी हुई थी। तो वही बेड के सामने फलों की टोकरियाँ और एक खाली जूस का ग्लास भी रखा हुआ था। लेकिन हैरानी वाली बात ये थी कि इस वक्त वो कमरा और उसके साथ में वो बेड भी खाली था। यानी कि उस कमरे और अपने बेड से इस वक्त काव्या गायब थी। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में जल्दी मुलाकात होगी। लेकिन हाँ, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।